देखो बेटा, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था। पूरा डिटेल में मैंने तो तुम्हें समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फील्ड लाइंस जो होती हैं, रेखाएं जो होती हैं बेटा, ये वर्चुअल रेखाएं हैं। फील्ड वास्तविक है, फिर से सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तविक क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वर्चुअल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हम अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट को, अपने विजुअलाइजेशन को समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मानते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर द वर्चुअल लाइंस, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम जो कल करवाया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। मैंने 5 प्रॉपर्टी करवाई थी। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी करवाई थी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके ऊपर यदि हम टेंजेंट ड्रॉन करें तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। दो बात। तीसरी बात मैंने तुम्हें बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में भी आता है 2 नंबर का कि क्यों नहीं कर सकती। कारण मैंने बताया था कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट बनेंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बताएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, इसीलिए आउटवर्ड होती हैं। नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें किसका? एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का, तो पॉजिटिव से हमेशा निकलेंगी और नेगेटिव में जाएंगी। ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये वाला कंसेप्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। जब ये वाली प्रॉपर्टी होती है, इससे क्या बन गया? इससे दो दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन बन गया, इसीलिए इसको डायपोल भी बोल सकते हैं। आगे सिचुएशन भी बताऊंगा डायपोल का, आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो ये बात तुम्हें समझनी है, डायपोल बन गया ये। अब एक और बात, ठीक है, कि पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की तरफ नहीं आएंगी। ये बात भी तुमने ध्यान रखनी है। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नहीं होती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ये बात याद रखना, क्लोज लूप नहीं बनाती। अब तुम्हें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा अट्रैक्शन होता है। ये बात भी तुम्हें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है बेटा। तो अट्रैक्शन के कारण जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस, ठीक है, क्या करती है बेटा? कंट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। क्या कहा मैंने बेटा? कि अट्रैक्शन के कारण जो फील्ड लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूडनली का मतलब होता है बेटा लेंथ वाइज, लेंथ वाइज अलोंग द लेंथ क्या करती है बेटा? सिकुड़ती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, ठीक है। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं अलोंग द लेंथ, ठीक है। और दूसरी बात, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, और ये घटना अट्रैक्शन के कारण ही होती है। फिर तुमने ये भी देखा होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर हम दो चार्ज ले लें और दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव से निकलेंगी, इधर भी पॉजिटिव से निकलेंगी, तो दोनों में रिपल्सन होगा बेटा। दोनों फील्ड लाइंस में क्या होगा? आपस में रिपल्शन होगा। ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी कि रिपल्सन की जो घटना है, रिपल्सन के कारण फील्ड लाइन क्या करेंगी बेटा? फील्ड लाइन एक्सटेंड करेंगी। और एक्सटेंड कैसे करेंगी? लेटरली। लेटरली का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फैलेंगी। लेटरली का मतलब समझ लो बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फैलेंगी, एक्सटेंड करेंगी ये, ठीक है। और इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा यहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस पॉइंट को नल पॉइंट बोला जाता है, याद रखना।
क्या बोला जाता है बेटा, नल पॉइंट होता है एक। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है तो नल पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे आएगा, और यदि मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये चार्ज ज्यादा है ये चार्ज कम है, तो नल पॉइंट हमेशा ज्यादा चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। तो दोनों दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से फील्ड लाइंस पर क्या असर पड़ता है वो भी तुमने आज समझा है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो कंडक्टर होता है, ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है इस प्रकार से, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आउटवर्ड आएंगी। दूसरी बात क्या सीखनी है, ये तो पता है आउटवर्ड आएंगी, लेकिन दूसरी बात सीखनी क्या बेटा यहां पर, कि फील्ड लाइन आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है बेटा उसकी जो ये सरफेस है, क्या क्या यहां से क्या सीखा हमने, फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बात समझ में आई। तो ये इंपॉर्टेंट बात तुम्हें याद रखनी है बेटा फील्ड लाइंस के बारे में। फिर से देख लो, मैंने तुम्हें कम से कम 8 प्रॉपर्टी पढ़ाई हैं। पहली बात, फटाफट क्विक ग्लांस कर रहा हूं, फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं। फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रा करोगे तो फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होती है, इसलिए उसको सोर्स बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ होती है, इसलिए उसको सिंक भी बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज को। यदि पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन लोगे तो हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी, और इस अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज। और दोनों पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन लोगे तो वो एक्सटेंड करेंगी लेटरली, का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और किसी भी कंडक्टर की सरफेस से फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल बाहर की तरफ होंगी अगर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है सरफेस पर, और अंदर की तरफ होंगी अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती, लेकिन नॉर्मल टू द सरफेस ही होगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी समझ में आई बेटा, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल। हम इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी करेंगे। पहली बात तो बेटा डायपोल क्या होता है, डायपोल का मतलब समझना तुम्हें। मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो प्रकार के चार्जेस को अलग करती है। सबसे पहले लेक्चर में बताया था द प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द टू टाइप ऑफ चार्जेस। ये बात बताई थी रौनक, उसको क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को, पता है बेटा? नहीं, द प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द टू टाइप ऑफ चार्जेस इज नोन एज पोलैरिटी। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को, पोलैरिटी बेटा, पोलैरिटी। पोलैरिटी हमें ये बताती है कि कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इसका मतलब एक चार्ज एक पोल का काम करेगा। एक पर्टिकुलर चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, वो किसका काम करेगा, एक पोल का काम करेगा बेटा। ठीक है, अब जब ये पोल, ध्यान से सुनना, जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कंसेंट्रिक हो, दोनों का सेंटर सेम हो बेटा, ध्यान से सुन लो, इफ बोथ द चार्जेस आर कंसेंट्रिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उन दोनों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट सेपरेटेड, ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, इज नॉट सेपरेटेड बाय नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड नहीं है, कंसेंट्रिक है, सेपरेटेड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों चार्जेस एक कंडीशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर कंडीशन।
इसका मतलब अगर कोई एटम इस प्रकार से शो होता है तो वो कैसा एटम होगा? नॉन पोलर एटम होगा। कैसा होगा बेटा? नॉन पोल एटम या मॉलिक्यूल कोई भी हो बेटा, ठीक है। तो एटम या मॉलिक्यूल नॉन पोलर कब होगा? जब वो इस प्रकार से शो होगा। इसका एग्जांपल है बेटा तुम्हारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये कैसे हैं बेटा? नॉन पोलर हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यदि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, when these two charges are separated by a small distance, ये इनके बीच की दूरी है बेटा। जब ये दोनों चार्ज ऐसे ना शो होकर इस प्रकार से शो हो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन दिखाई दे, तब उस यानी कि ये क्या हो गए? नॉन कंसेंट्रिक। अब इनका सेंटर कॉमन नहीं है, सेंटर पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसको बोलोगे नॉन कंसेंट्रिक। अब चार्जेस नॉन कंसेंट्रिक हैं। अब हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इज सेपरेटेड बाय नेगेटिव चार्ज। अब ये बोल सकते हैं इस प्रकार की घटना को हम बोलेंगे अब बन गया पोलर। पोल अलग अलग बन गए बेटा, पहले दोनों पोल अलग अलग नहीं थे कंसेंट्रिक होने की वजह, अब दोनों पोल अलग अलग हो गए हैं, तो अब ये जो बन गया हमारा पोलर बन गया। यानी कि जो एटम या मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल सॉरी, तो जो मॉलिक्यूल इस प्रकार की सिचुएशन में होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl, HCl, ठीक है, H2O, इस प्रकार से ये जो है बेटा ये क्या है? तुम्हारे पोल्स बनाते हैं ये, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। बात तुम्हें समझ में आ गई? क्या तुम्हें पोलर और नॉन पोलर में अंतर समझ में आ गया बेटा? पोलर और नॉन पोलर में अंतर समझ में? हाँ बोलो। नहीं बताएंगे वो पूरी डायपोल, अभी मैंने तुम्हें डायपोल तो बताया ही नहीं बेटा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि पोलर कौन से आइडेंटिफाई होंगे, नॉन पोलर कौन से आइडेंटिफाई होंगे। अभी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि डायपोल कैसे बनेगा, डायपोल की कंडीशन होती है, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आया? तो अब चलते हैं बेटा अपने टॉपिक पर, यहां से उठाते हैं हम, ठीक है। हमने क्या देखा? सिचुएशन देखनी है बेटा अब तुमने, क्योंकि इसमें इसमें ध्यान रखना, इसमें और डायपोल बनने में एक अंतर होता है, वो बताऊंगा अभी अभी मैं कि सबको डायपोल बने तो होंगे डायपोल, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना कैसे करना है वो देखो। देखो अब जैसे हमने क्या लिया? HCl ले लिया बेटा। HCl में हाइड्रोजन का एटम तो बहुत छोटा सा है और क्लोरीन का एटम बहुत बड़ा है, ऐसा ही है ना? ठीक है। तो देखने में मैंने क्या कहा, इसको क्या बोलोगे तुम? पोलर मॉलिक्यूल बोलोगे ना, क्योंकि तुमने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इट इज सेपरेटेड बाय ए बॉन्ड लेंथ। ये जो इनके बीच की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। लेकिन हम फिजिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिक्स में हम डायपोल पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? हालांकि ये भी एक प्रकार का डायपोल है क्योंकि इसमें दो पोल्स हैं, इसमें भी दो पोल्स हैं, ये एक प्रकार का डायपोल है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक डायपोल को समझना है कि किसको इलेक्ट्रिक डायपोल मानोगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बेटा? व्हेन टू इक्वल, बेटा चार्ज जो है क्या तुम्हें समझना है? व्हेन टू, यहां पे साइज का खेल था, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब इसको समझो कि क्या ये डायपोल सही में है? हाँ देखो, इस पर +1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है, इसका मतलब इक्वल भी है दोनों चार्ज और अपोजिट भी है। साइज अब भूल जाना है, साइज पे कंसंट्रेट नहीं करना। अब हमने मतलब डायपोल की परिभाषा में ही क्या समझना है कि सबको नहीं मानेंगे, हमें डायपोल केवल उसको मानना है जिसमें दो
इक्वल और अपोजिट चार्ज, तो HCl में दो चार्ज हैं, +1 और -1, इक्वल एंड अपोजिट, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, दे विल कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बनाएंगे बेटा? दे विल फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो HCl ने एक डायपोल बना दिया, इसी प्रकार से NaCl एक डायपोल बनाएगा, क्योंकि इस पर भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं। ठीक है, तो डायपोल की कंडीशन लगा दी हमने कि दो चार्ज होने चाहिए, प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होने चाहिए, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस को हम 2a मान लेते हैं। 2a इकट्ठी डिस्टेंस माननी है बेटा, और ये केवल मैं मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहा हूं। तुम इसको a मान लो, b मान लो, d मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2a मानने का एक कारण है। 2a सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए माना गया है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट जब O लेंगे, तो आधी दूरी बचेगी A और ये दूरी भी बचेगी A। अगर मैं इसको A मान लेता तो a/2 a/2, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन मैंने देखा अब की बार भी बेटा +2 क्लास में अब की बार जो क्वेश्चन आए हुए थे, बच्चे है ना गलती क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं। 2a इकट्ठी डिस्टेंस है इस चार्ज से इस चार्ज तक की, जब उनका आधा करोगे तो a बनेगी। पता है क्या करते हैं बच्चे? ऐसे आ जाएगा, न्यूमेरिकल आया था बेटा, अब की बार बताता हूं कि एक एक कूलाम के दो चार्ज हैं और दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर मान लो, या मिलीमीटर मान लो, 2 मिलीमीटर की दूरी पर वो सेपरेटेड हैं। तो बच्चों ने क्या किया, इसको a का मान लिया बेटा, a के बराबर मान लिया, जबकि ये जो दूरी टोटल कितनी है बेटा 2a है। ये गलती तुम मत कर देना, 2a का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की कुल दूरी, सेंटर से ये दूरी आधी हो जाएगी। अगर a का मान तुमसे कोई पूछे तो 1 मिलीमीटर आएगा, ना कि 2 मिलीमीटर आएगा। ये बात समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों ने न्यूमेरिकल में गलती की थी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो वो एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्स बनाएंगे। दो पोल का ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब इस डायपोल, जब भी डायपोल बनता है, अब एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जब भी दो चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, जब भी दो चार्ज सेपरेट हो जाते हैं बेटा, तो उनके बीच में ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल गया, सेपरेटेड चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, इसकी वजह से उनके अंदर एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डायपोल मोमेंट। तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक है, तो इसीलिए हमें इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल P से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है बेटा क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्शन वेक्टर से। डायरेक्शन वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो इसको ध्यान से, अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे डायरेक्शन वेक्टर से तुम्हें रिप्रेजेंट करना है इसको। जो डायपोल मोमेंट होता है बेटा, प्लस माइनस, ये बन गया तुम्हारा डायपोल, डिस्टेंस कितनी होगी 2a, ये हो गया सेंटर O, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट बनेगा P। डायपोल मोमेंट की परिभाषा क्या आएगी?
डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, भाई कौन सा भी चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी, ठीक है, फ्रॉम, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, हमेशा बेटा जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगी, ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए चार्ज के ऊपर तो मैं वेक्टर लगा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं करूंगा इस ए के ऊपर कैप लगा दूंगा, यानी कि ये जो दूरी है ना ए, इस ए के ऊपर कैप लगा दूंगा, और इस ए की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, डायपोल मोमेंट बन गया, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बात तुम्हें याद रखनी है। इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी कूलाम मीटर, क्या आएगी बेटा, कूलाम और मीटर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी डायपोल मोमेंट की। तो तुम्हें मैंने क्या बताया, किस प्रकार से दो चार्ज डायपोल बनाते हैं, फिर जब डायपोल बन जाता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरी बात बताई, हर डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इतनी बात सभी बच्चों को समझनी है डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। अब देखो बेटा, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या मुझे कोई ये बताएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज किसी भी बिंदु पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रख दूं तो उस पर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, लगाएगा। ने, नेगेटिव चार्ज भी लगाएगा, लगाएगा ना। इसका मतलब अब जो हम एक टॉपिक करेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है कि ये जो डायपोल बना दिया मैंने, जो इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया, क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल भी अगर मैं कहीं पर इधर 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 कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लूं, देखो मैंने हर जगह पॉइंट लिया है, क्या मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लूं तो क्या ये दोनों चार्ज उस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे, लगाएंगे, ठीक बात है बेटा। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट ले लिया P, तो इस P पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज भी फोर्स, मान लिया मैंने ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा इस P पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, पहली बात तो किस लाइन पर लगाएगा, इस लाइन पर लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, अट्रैक्शन, अगर ये पॉजिटिव है तो, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है ये भी इसी लाइन पर लगाएगा फोर्स, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाएगा, रिपल्सन बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये तो जो फोर्स है ना, ये वाला फोर्स तो कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है ये किसकी वजह से होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स है। तुम्हें पता चल गया कि इस P बिंदु पर यदि हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, कहीं पर भी ले सकते हैं, बट अगर मैं एग्जांपल जर्नल केस करा रहा हूं फिर मैं इसको स्पेशल करूंगा, अगर मान लिया यहां से निकालें, यहां पर P पॉइंट रखा है और इस P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो तुम क्या करोगे, अब ये करोगे, ये लाइन लेनी पड़ेगी, अब इसमें ये अंदर की तरफ होगी और दूसरी लाइन लेनी पड़ेगी ये, इसमें ये लाइन बाहर, अब देखो फोर्स, कौन सा फोर्स किधर लगेगा, आप ध्यान से देखो, एक तो फोर्स लगेगा नेगेटिव वाला तो इधर और पॉजिटिव वाला फोर्स इधर, क्या तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रही है। मतलब मैंने तुम्हें ये जर्नल एग्जांपल क्यों लेकर बताया, मैं ये सिखाना चाहता हूं बेटा कि इस P पॉइंट को कहीं पर भी ले लो, ये दोनों चार्ज इंडिपेंडेंटली फोर्स लगाएंगे, और इंडिपेंडेंटली अगर कोई चार्ज फोर्स लगा रहा है तो उनका जो टोटल टोटल जो सम होता है, टोटल जो फोर्स है वो किससे निकालते हैं हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, किससे निकालते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, यानी कि जो टोटल फोर्स होगा
वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स है प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स है, इन दोनों का क्या आएगा, सम आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बेटा ये सम कैसे निकलेगा, किस रूल से निकलेगा? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में भी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला तो कूलम्स लॉ से लगेगा और डायरेक्शन किससे निकलेगी, पैरेललोग्राम लॉ से। ये दो बातें क्लियर दिमाग में सेट होनी चाहिए बेटा, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं टॉपिक पे जाने से पहले कि मैंने तुम्हें बताया फोर्स लगेगा, अलग अलग फोर्स लगेगा, दोनों का सम निकालना है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। फिर क्या करना है, मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ से निकालना है और डायरेक्शन किससे निकालनी है। हाँ शाबाश, इतना दिमाग में जिस बच्चे के सेट हो गया वो इन दोनों टॉपिक्स को जो मैं आगे करवाऊंगा वो आसानी से कर लेगा। तुम्हें रूल्स बता दिए कि कैसे करना है, अब तुम्हें डायपोल द्वारा लगाया गया फोर्स अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा बेटा, हम तो फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम तो यहां पर फील्ड की बात करेंगे, क्योंकि फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फील्ड से, फोर्स की स्ट्रेंथ बताई जाती है फील्ड से। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फोर्स के ऊपर बेस्ड नहीं रहेगा, वो फील्ड के ऊपर बेस्ड रहेगा। समझ में आई बात? तो मेरा जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनो बेटा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये करके लाना है तुमने, एक ही टॉपिक कराऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें, पहले तो स्टेटमेंट समझनी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु को चूज करके एक्सियल लाइन पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इलेक्ट्रिक डायपोल की। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें एक डायपोल लेना पड़ेगा, उसकी एक्सियल लाइन लेनी पड़ेगी, उस पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रही है क्या करना है? तो एक्सियल लाइन कौन सी होती है बेटा, ध्यान से समझो। बेटा देखो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं दोनों चीजें, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, ये लाइन क्या कौन सी लाइन कहलाएगी, ये एक्सियल लाइन कहलाएगी बेटा। इसका मतलब है जो लाइन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन होती है, द लाइन विच इज अलोंग द टू चार्जेस, जो लाइन उन दोनों चार्जेस को मिलाकर उन्हीं के अलोंग जाएगी, रेडियल लाइन भी बोली जाती है बेटा। इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन बोलेंगे। ठीक है, और जो लाइन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली, यानी कि ये भी कह सकते हैं, ये बन गया तुम्हारा डायपोल। एक डेफिनेशन और बताता हूं, डायपोल की एक्सिस के अलोंग, डायपोल की एक्सिस के अलोंग जो लाइन होती है वो तो होती है एक्सियल लाइन। डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है बेटा वो होती है इक्वी इक्विटोरियल लाइन। दो लाइनें तुम्हें समझ में आ गई, इक्विटोरियल लाइन कौन सी होती है और एक्सियल लाइन कौन सी होती है। आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ एक्सियल लाइन पर। इस लाइन पर इधर भी हो सकता है, कितनी भी दूरी पर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी चले जाएं हम। तो इस लाइन पर यदि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस पूरे डायपोल की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी, ये बात बतानी है। दो चीज बतानी होती है बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो तुम्हें इस बात का आंसर निकालना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, let us consider an electric dipole
विद डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ले लिया बेटा हमने इसका P, डायरेक्शन तुम्हें पता है। तो हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लिया जिसका डायपोल मोमेंट P है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए, प्लस क्यू माइनस क्यू। ए बिंदु पर ये है, बी बिंदु पर ये है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम भी दे दिया मैंने ए बी। हमने जो इलेक्ट्रिक डायपोल लिया उसका नाम ले लिया बेटा ए बी। ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, इसकी एक्सियल लाइन ये खींच दी। इस एक्सियल लाइन पर हमने अब क्या करना है? अच्छा अभी तक क्या लिखा बेटा मैंने? इलेक्ट्रिक डायपोल मान लो जिसका डायपोल मोमेंट होता है P, तो P की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी बेटा? माइनस से प्लस की तरफ। सेंटर पॉइंट होगा इसका O, टोटल दूरी है 2a, तो ये हो जाएगी A, और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक A। इतना समझना है तुम्हें, ठीक है? तो अभी तक तो मैंने इतना माना है। अब मेरा मेन पर्पज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक्सियल लाइन पर। तो हमने एक्सियल लाइन ले ली, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट मान लिया P, P छोड़ो क्योंकि P ले चुका हूं मैं, तो मैं ले लेता हूं बेटा R। एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट मान लिया R, तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट R ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए डिस्टेंस R। ये जो पॉइंट माना है मैंने, इस R की जो दूरी है वो क्या ले ली बेटा? स्मॉल r, यानी कि सेंटर से जो दूरी है इसकी मैं लिख देता हूं, O से लेकर R तक की दूरी जो है वो बेटा क्या मान ली हमने? R मान ली। इतना समझ में आ गया? अब देखो इस पर यदि मैं यूनिट चार्ज मान लेता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी ये E1 मान लेता हूं इसको। क्या मान लेता हूं? E1। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मान लेते हैं E2। तो क्या माना मैंने? लेट E1 एंड E2 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट R ड्यू टू, किसकी वजह से है ये दोनों? ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस, चार्जेस ऑफ डायपोल। जो डायपोल के जो दोनों चार्जेस थे बेटा उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 मान ली। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता है कोई बच्चा? अगर हम बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव माने तो क्या आ जाएगी बेटा? E2 तो पॉजिटिव आ जाएगी और E1 क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? बेटा एक फील्ड बाहर वाली पॉजिटिव है तो अंदर वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। दोनों फील्ड मैंने मानी तो जो नेट फील्ड होगी उसका फॉर्मूला ये लिखा जाएगा। अगर तुम्हें माइनस प्लस अभी नहीं लिखना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? जो टोटल फील्ड होती है वो इन दोनों फील्ड का सम आएगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो माइनस प्लस हम बाद में ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है इस पे। अब तुम्हें क्या चाहिए? E1 का मान और E2 का मान चाहिए मुझे बेटा। E1 का मान बताओ क्या आएगा? E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से है बेटा। तो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो उसका फार्मूला क्या लिखेंगे? 1/4πε0। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? Q, ठीक है। बटे में दूरी क्या लिखूं मैं? दूरी लिखी जाएगी B से लेकर R तक की, इसको लिखेंगे BR का स्क्वायर। इतना समझ में आया बेटा? ये बात समझ में आ गई? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 Q/BR का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग
इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, देखो इस तरफ है तो आर से बी की तरफ, तो अलोंग आरबी वेक्टर, आरबी वेक्टर की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इतना समझ में आ गया तुम्हें। उसके बाद E2 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड क्या है क्यू, दूरी क्या लेंगे बेटा, ए से लेकर आर तक की, तो इसको लिखेंगे ए आर का स्क्वायर, अलोंग इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए आर, ए से आर वेक्टर की तरफ, ए से आर वेक्टर की तरफ, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ कि बी आर का मान क्या आएगा बेटा, बी आर का मान, ये दूरी कितनी आएगी, आर में से डायरेक्शन अंदर की तरफ है, नेगेटिव लेंगे तो -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो E1 का मान मैंने नेगेटिव ले लिया बेटा, यहां पे पहले ही बता दिया, देख लो नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि इनवर्ड है, प्लस, कैमरा चेंज हो गया बेटा, ये क्यों, कहा कितना देखा बेटा तुमने, अभी चेंज हुआ क्या, चलो अभी ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है, अभी तू बोल रहा था बी आर का मान ए आर का मान समझ में आ गया, जो मैंने लिखा हुआ है। अब देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 + E2 आएगी, लेकिन जो E1 वाली है वो अंदर की तरफ थी, इसलिए उसको नेगेटिव ले लिया, और जो E2 है, E2 बाहर की तरफ है, उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो क्या माना जाएगा बेटा E2 का, Q/4 डाल दिया, अंदर क्या बच गया, इसमें तो बच गया 1/r+a का होल स्क्वायर, यहां से माइनस, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, देखो अब दिख रहा है, देखो बेटा, तो अब क्या कह रहा हूं मैं कि बस ये टॉपिक ये खत्म होने वाला बेटा, तुम्हें यहां तक समझ में आ गया, लेक्चर को तुम रिवाइज करके भी अगर थोड़ा सा ना समझ में आए तो देख लेना। मैंने क्या किया, दोनों फील्ड की वैल्यू लिख दी, एक पॉजिटिव आई एक नेगेटिव आई, यहां से रिजल्ट को Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने, एलसीएम क्या आएगा, r+a का होल स्क्वायर, r-a का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, यहां पे लिख दो r-a का होल स्क्वायर माइनस r+a का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया बेटा। आंसर क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे देखो बेटा, एक तो r+a, r+a का मतलब ये फार्मूला बन गया a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, तो क्या फार्मूला होता बेटा, होल स्क्वायर को बाहर रख लेंगे, a+b, a-b, a² - b² आ जाएगा, तो इस फार्मूले को लगाते हुए हम यहां पर लिख देंगे r² - a² का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, ये देखो, इस रकम का स्क्वायर खोलो, r² + a² की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ये मान तो मैंने इसका लिख दिया, फिर माइनस में a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये लिख दिया। अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो r² और a² ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूं बेटा, ये माइनस अंदर जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई बेटा? क्या आ गई? हाँ ये रकम तो आ गई बेटा, क्या हुआ? अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आ गया? -4 RA अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये रिजल्ट आ गया। ये माइनस साइन क्या बताता है तुम्हें? फिर से गलती करते हैं बच्चे, माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन को छोड़ो और माइनस की जगह क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो अब। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस को हटा के क्या लिख दोगे? अलोंग। माइनस का मतलब अंदर की तरफ, आर से बी की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी बेटा। माइनस साइन तुम्हें डायरेक्शन बताता है, तो इस माइनस को हटाकर क्या कर दोगे? डायरेक्शन लिख दोगे, अलोंग आर बी। क्योंकि नेगेटिव चार्ज आर के पास था, इसीलिए नेगेटिव की फील्ड स्ट्रांग होगी। क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं तो बेटा फील्ड वीक हो जाती है, तो प्रभाव किसका ज्यादा होगा? नेगेटिव की। तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ आ रही है। नेगेटिव डायरेक्शन आने का रीजन यही है कि हमारा नेगेटिव चार्ज पास में था, तो उसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग थी। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला? हमें यह पता चल गया, अब फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बेटा? देखो, इसमें से दो तो कॉमन निकाल दिया, 2 QA ये अलग कर दिया, आर अलग कर दिया, और इस रकम को लिख दिया आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। इतना समझ में आ रहा है तुम्हें? अलोंग, बार बार यही लिखना अब, अलोंग आर से बी। तो ये आ गया बेटा तुम्हारा 2 × 2 QA क्या होता है? पी। तो ये क्या आ गया बेटा? पी, 2PR अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब तुमने क्या करना है? स्पेशल केस लेना बेटा। इसमें क्या स्पेशल केस लेना है? स्पेशल केस ये लेना बेटा कि ये जो आर है, इफ क्या होता ही है, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, तो यदि आर ए से बड़ा है तो आर स्क्वेयर भी ए स्क्वेयर से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम ए स्क्वेयर को नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2PR डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। ये छोड़ दिया, ये बच गया, एक पावर कट गई। आंसर आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का 2P/R³। दिस इज द, सॉरी, ये 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 लिखना भूल गया था भाई मैं, तुमने ध्यान रखना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गए थे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल कर आई 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। डायपोल की एक्सियल लाइन पर बेटा कहीं पर भी चेक कर लेना, इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ आएगी, किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया? तो इसको बेटा आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कल मैं इक्वेटोरियल लाइन का करवाऊंगा, इसलिए ये समझ के अच्छे से दोबारा देख के कर लेना। ये समझ में आ गया तो इक्वेटोरियल वाला तुरंत समझ में आ जाएगा, और जर्नल केस भी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था, इसको कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है।